फ्रेंड्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा अब तक हमने जो बीएसटी में पढ़ा था, अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है बेटा वो है डिविडेंड डिसीज़न। डिविडेंड डिसीज़न अब हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इन्वेस्टिंग डिसीज़न पढ़ लिया, फाइनेंसिंग डिसीज़न पढ़ लिया। अब जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है डिविडेंड डिसीज़न। ठीक है बेटा, तो डिविडेंड देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डिविडेंड ये बेटा पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है, जिसे डिविडेंड को बोला जाता है लाभांश। लाभांश यानी कि लाभ का एक अंश, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लाभ का मतलब प्रॉफिट, अंश का मतलब पार्ट। तो यानी कि पार्ट, एक पार्ट होता है प्रॉफिट का पार्ट, जो कि किसको दिया जाता है बेटा, ये शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ये शेयर होल्डर्स कितने होते हैं हमारे? दो होते हैं बेटा, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, दो शेयर होल्डर होते हैं हमारे पास, एक इक्विटी शेयर होल्डर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो बेटा इन दोनों को ही डिविडेंड दिया जाना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है बेटा? ये दोनों ही कंपनी के क्या होते हैं? ओनर ऑफ, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ओनर ऑफ कंपनी, कंपनी के मालिक होते हैं दोनों। बट इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। ओनर तो बेटा हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं, बट रियल ओनर कौन होते हैं? आपसे कोई पूछ ले भाई कंपनी के मालिक कौन होते हैं? जी दोनों होते हैं कंपनी के मालिक, लेकिन रियल ओनर कौन होते हैं बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। बिकॉज क्यों होते हैं ये? आपसे पूछ ले क्यों होते हैं? बिकॉज दे एक्वायर्ड मिनिमम 51% शेयर ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो कंपनी के एटलीस्ट मिनिमम 51% शेयर्स को एक्वायर कर लेते हैं। तो कंपनी के रियल ओनर कौन हुए? यही हुए। अगर दोनों ही 50-50% शेयर खरीद लेंगे कंपनी के, तो दोनों बराबर के ओनर हो गए। अब इक्विटी शेयर होल्डर ने इसे एक ज़्यादा भी खरीद लिया तो इसके कितने हो गए? 49। तो कंपनी के रियल ओनर कौन हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो बेटा डिविडेंड डिसीजन, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना बहुत ज़रूरी होता है। साल के एंड में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसमें से कुछ पार्ट उनको एज ए डिविडेंड के रूप में दे देती है। तो जितनी ज़्यादा कंपनी के पास अर्निंग होगी, जितने ज़्यादा कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा कंपनी के पास कैश इनफ्लो होगा, उतने ही ज़्यादा डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लिया जा सकता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिसीजन देंगे या कितना देना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब देखते हैं इसके आगे कि फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। कह रहे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन लेते समय। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बेटा अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं वो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग, अमाउंट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या कहता है बेटा? कि द डिविडेंड इज पेड आउट द प्रेजेंट एंड रिजर्व प्रॉफिट। जितनी ज़्यादा आपके पास अर्निंग होगी, एक कंपनी के पास जितना ज़्यादा कैश इनफ्लो होगा, अर्निंग होगी, उसकी कमाई होगी, वो उतना ही ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए डिसीजन ले सकती है। जब हमारे पास अर्निंग ही नहीं होगी तो हम किस चीज़ का डिसीजन ले? नहीं आई बात समझ में? कि जितनी ज़्यादा कंपनी को अर्निंग होगी उतना ही ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया जा सकता है, उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जा सकते हैं। बेटा सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग।
इसमें क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में कि कंपनी देखो जब अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर मोर डिविडेंड एंड वाइस वर्सा। मतलब एक कंपनी के पास जो डिविडेंड की जो डिसीजन की जो वो होती है तो वो उतना ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं। वो कह रहे कंपनी के पास जो अर्निंग होती है वो स्टेबल होनी चाहिए, ये नहीं है कि कम हो गई, अर्निंग कम हो गई तो देखो अगर बढ़े भी ना तो घटे भी ना, एक स्टेबल तो रहनी चाहिए ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सके। ठीक है। थर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा नहीं दे पा रही तो कम भी ना दे, जितना दे रही है स्टेबल, जितना दे रही है उतना तो स्टेबल रहना चाहिए, उतना तो कम से कम डिविडेंड देते रहना चाहिए ताकि अपने शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो कंपनी में टिके रहें, बने रहे। क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी को छोड़कर चले गए तो बेटा फिर कंपनी को चलाएगा कौन, क्योंकि वो तो रियल ओनर है कंपनी के। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या होता है देखो, इफ द कंपनी हैज मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। देखो कंपनी के पास जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, ज़्यादा अर्निंग होती है, उसके बाद ज़्यादा पैसा होता है तो वो क्या करेगी बेटा, वो जितना ज़्यादा कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होगी, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट कैश फ्लो पोजीशन। ये बेटा पहले भी आ चुका है। कैश फ्लो पोजीशन, एक कंपनी की जितनी ज़्यादा कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी, यानी कि कैश इनफ्लो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, इनफ्लो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितने ज़्यादा हमारे पास कैश आएगा कंपनी उतने ही ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर पाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। सिक्स्थ पॉइंट है बेटा शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं बेटा, मैं बता देता हूँ आपको कि देखो यहाँ पर इन शेयर होल्डर्स को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर दो तरीके में बांटा गया है। फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दो तरीके से बांटा गया है। एक तो दोज हु इन्वेस्ट विद द पर्पज ऑफ गेटिंग सम रेगुलर इनकम। एक तो वो व्यक्ति जो रेगुलर इनकम कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट फॉर रेगुलर इनकम। एक तो वो व्यक्ति हैं जो पैसा कमाते हैं, रेगुलर पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक तो वो व्यक्ति होते हैं। और एक वो व्यक्ति होते हैं बेटा जो खाली कैपिटल प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट यानी कि फिक्स्ड एसेट से जो प्रॉफिट होता है उससे प्रॉफिट कमाने के पर्पज से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये यानी कि जो एक लंबे समय बाद जो हमें प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। ये लॉन्ग टर्म बाद होता है बेटा प्रॉफिट, ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद और एक ये व्यक्ति होते हैं जो रेगुलर पैसा कमाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास 6 पॉइंट टैक्सेशन पॉलिसी। ये टैक्सेशन पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है कि टैक्स की पॉलिसी। डिविडेंड जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डिपेंड्स किस पर रहता है, टैक्स पर। डिविडेंड डिसीजन जो भी डिसीजन लिए जाते हैं हमारे वो किस पर डिपेंड होते हैं बेटा, टैक्स पर डिपेंड होते हैं। अगर जितना ज़्यादा टैक्स अगर हमें पे करना है तो डिविडेंड उतना ही कम दिया जाएगा। अगर टैक्स हमें कम पे करना है, देखो एक मैं आपको बता देता हूँ, जितना ज़्यादा टैक्स पे करना है हमें यानी कि अब उतना ही हमें डिविडेंड कम दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम दिया जाएगा। जितने टैक्स हमें कम पे करना है उतना ही ज़्यादा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड होता है, टैक्सेशन पर। और एक बात और बता देता हूँ बेटा, शेयर होल्डर्स को दिया गया डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते हैं हम वो बेटा टैक्स फ्री होता है। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगता। जो शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड देती है उस पर बेटा कोई टैक्स नहीं लगता। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है बेटा स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन
स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको कि डिविडेंड और मार्केट वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू दोनों आपस में रिलेटेड है। डिविडेंड, एक तो डिविडेंड हो गया, और मार्केट वैल्यू शेयर की, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। डिविडेंड जब हाई रेट पर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जब डिविडेंड हाई रेट पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो बेटा वहाँ पर एक शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ होती है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जब किसी शेयर के प्राइस इंक्रीज होते हैं, जब किसी शेयर के प्राइस इंक्रीज हो गए तो डिविडेंड उनको कम दिया जाएगा, ठीक है। शेयर के प्राइस अगर कम हो गए तो डिविडेंड ज़्यादा दिया जाएगा। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी कि मार्केट में अगर शेयर की वैल्यू कम हो गई तो उतना ही डिविडेंड उनको ज़्यादा दिया जाएगा, अगर मार्केट में शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिविडेंड उनको कम दिया जाएगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये बात समझ में आ गई। और एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक वर्ड आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देखो एक बात बता देता हूँ बेटा, अगर कंपनी को इजीली फाइनेंस कलेक्ट हो जाता है मार्केट से, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए, अगर इजीली कंपनी को मार्केट से पैसा मिल जाता है तो कंपनी एक हायर रेट पर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बेटा इतना ही करना है आपको आज के इस टॉपिक में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए बेटा। और इसको फेयर नोटबुक में आपको करना है, आपके पास सभी के पास बुक्स हैं, उसमें से फेयर नोटबुक में इसको नोट डाउन करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।